हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9 के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इंटेक्स क्वेश्चन को करेंगे, जो कि पेज नंबर 53 जो नई बुक है उस पर गिवन है और पेज नंबर 61 जो पुरानी बुक है उस पर गिवन है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ दी सेल, डिस्कस। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, वो कैसे किसी सेल के अंदर जाते हैं और सेल से वापस बाहर आते हैं। तो हमें वो पूरा प्रोसेस को बताना है। तो चलो आंसर देखते हैं इसका। आंसर क्या है? द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब वो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या? इसको ऐसे एग्जांपल से समझो बच्चों, जब हम किसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो हर एक वॉचमैन होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, किसी भी बाहर के इंसान को, किसी सोसाइटी में रहने वाले इंसान के घर में जाना होता है तो पहले वो वॉचमैन पूछता है और फिर ही जब उसको परमिशन मिल जाती है तो वो उस व्यक्ति को उनके घर भेज देता है, ठीक है। अगर परमिशन नहीं मिलती है तो वो नहीं भेजता। तो ठीक इसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। मतलब कि क्या? वो कुछ कुछ चीज़ों को तो सेल के अंदर जाने देती हैं और कुछ कुछ चीज़ों को सेल के अंदर नहीं जाने देती है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है ना सेल मेम्ब्रेन की, वही मूवमेंट को कंट्रोल करती है किसी भी सेल के अंदर, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ CO2। अब मूवमेंट ऑफ CO2 कैसे होती है सेल के अंदर? CO2 is produced during cellular respiration. Therefore, it is present in higher concentration inside the cell. अब वो कहते हैं CO2 जो होती है ना, वो सेलुलर रेस्पिरेशन के कारण प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मतलब क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन ना एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर ना ऑक्सीजन को यूज़ करके जो सेल्स होते हैं वो एनर्जी बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट से। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खाना खाते हैं, तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस वही होता है जिसके अंदर जो हम फूड खाते हैं ना, उसको सेल्स जो होते हैं ना उसको तोड़ते हैं और जब उनसे एनर्जी निकलती है ना, तो उस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस में ना क्या होता है, सेल होता है ना वो बहुत सारी ऑक्सीजन लेता है, अंदर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो वो सेल्स रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो उसके अंदर CO2 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसका मतलब क्या? सेल के अंदर CO2 की मात्रा अधिक हो गई, राइट। दिस CO2 मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल। अब जो सेल के अंदर CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो सेल तो फट जाएगा, राइट। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इज़ लो। अब जो सेल है, सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट में जो CO2 की कंसनट्रेशन है वो कम है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेल है, सेल के अंदर CO2 की मात्रा तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो सेल का बाहर वाला एनवायरनमेंट है ना, उसमें CO2 की मात्रा कम है। तो क्या होगा? CO2 is low as compared to that inside the cell. Therefore, according to the principle of diffusion, CO2 move from a region of higher concentration inside the cell toward a region of lower concentration outside cell. अब वो कहते हैं जब सेल के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा है और सेल के बाहर CO2 की मात्रा कम है, तो इस स्थिति में कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे CO2 की मात्रा क्योंकि अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा? तो डिफ्यूजन सेल के अंदर से बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो जो CO2 है वो सेल के अंदर से बाहर वाले एनवायरनमेंट में आ जाएगी। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Similarly, O2 enter the cell by the process of diffusion when the concentration of O2 inside the cell is low as compared to its surrounding. तो इसी तरह जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाहर के एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन क्या है? बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, राइट, और अंदर सेल के कम है। तो डिफ्यूजन से ही क्या होगा? डिफ्यूजन से ही जो ये ऑक्सीजन है सेल के अंदर चली जाएगी। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, मूवमेंट ऑफ गैसेस जो होता है वो डिफ्यूजन के अंदर होता है और वाटर की मूवमेंट के लिए हम ऑस्मोसिस यूज़ करते हैं। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में पूछा गया था मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होगा। तो वाटर मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पानी है वो भी कैसे मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों ये हम एक्टिविटी इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर ये एक्टिविटी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो जिसको भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बच्चा वो आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से, तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वाटर कैसे मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, आगे है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा होती है ना वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, एंड दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मोसिस। और जो पानी की मूवमेंट होती है इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। हाउएवर द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। अब वो कह रहे हैं जो मूवमेंट होती है ना पानी की अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार, वो किस चीज़ पर निर्भर करती है, वो उस सब्सटेंस पर निर्भर करती है जो पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये हमने उस एक्टिविटी में पढ़ा था। किशमिश को नॉर्मल पानी में डालेंगे तो किशमिश स्वेल हो जाएगी, लेकिन अगर हम फूली हुई किशमिश को नमक वाले पानी में, चीनी वाले पानी में डाल देंगे तो वो श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे किस में फ़र्क आ रहा था, सॉल्यूट के अंदर फ़र्क आ रहा था। ठीक है ना, कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से उस केस में सेल जो हो रहा था वो श्रिंक हो रहा था। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो आंसर देखते हैं। द सेल मेम्ब्रेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो वो कह रहे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसीलिए क्योंकि ये रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस सेल के अंदर और सेल के बाहर। दिस मीन्स दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री ऑफ ओनली सम सब्सटेंसेस एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो कुछ ही सब्सटेंसेस की एंट्री को अलाउ करती है सेल के अंदर और प्रिवेंट करती है कुछ मटेरियल्स की कि सेल से बाहर ना आ जाए या कुछ मटेरियल बाहर से अंदर ना चले जाए। तो इसी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।